नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर बाइक वाली और आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज मेरी ये बाइक पहुंची है राजधानी लखनऊ। लखनऊ की लड़ाई बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ बीजेपी की कोशिश होगी कि लखनऊ की सभी 9 सीटें दोबारा अपने नाम करे, तो सपा भी जी जान से इस मशक्कत में लगी हुई है कि सियासत के केंद्र में अपनी वापसी कर सके। बहरहाल लखनऊ की एक सबसे इंपॉर्टेंट वीआईपी हॉट सीट माने तो वो है सरोजनी नगर सीट, जहां से बीजेपी की विधायक हैं स्वाति सिंह। लेकिन जब कैंडिडेट के ऐलान का इंतजार किया जा रहा था, तो स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह के बीच जो विवाद सामने आए, ऐसे में इंतजार ये था कि यहां से बीजेपी का प्रत्याशी होगा कौन। और बीजेपी ने सबको चौंका दिया जब नाम का ऐलान किया, तो वो प्रत्याशी थे ईडी के पूर्व डायरेक्टर, उत्तर प्रदेश प्रशासन में कद्दावर ऑफिसर माने जाने वाले राजेश्वर सिंह। तो रिपोर्टर बाइक वाली की बाइक अब पहुंच चुकी है ईडी के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह और बीजेपी के सरोजनी नगर से इस बार के दावेदार जो हैं उनके घर के बाहर। अंदर चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि इस बार उनके हिसाब से ये सीट जीतना उनके लिए कितना आसान या कितनी मुश्किल हो सकती है। लखनऊ की सबसे हॉटस्पॉट वीवीआईपी सीट सरोजनी नगर में मैं आज मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के यहाँ से बहुत ही चर्चित चेहरा और नाम राजेश्वर सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहली बात राजेश्वर जी, इतना चर्चित नाम आप रहे, 403 कैंडिडेट्स बीजेपी ने पूरे प्रदेश भर में उतारे हैं, लेकिन जो कुछ नाम सुर्खियां बटोर रही हैं उनमें एक बहुत अहम नाम है राजेश्वर सिंह। आप कहाँ देख रहे हैं खुद को? नहीं, मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ। मैं बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, एक जगह यहाँ प्रत्याशी बनाया है, यहाँ हम लोग पूरे कार्यकर्ताओं के साथ पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। आप जब से आपने इस्तीफा दिया था, चर्चाएं शुरू हो गई थी कि शायद बीजेपी ज्वाइन करेंगे और उस दिन चर्चाओं पर विराम लगा जिस दिन आपने पार्टी का दामन थामा। तो इतने कम वक्त में तैयारियां और प्रेशर बहुत ज्यादा होगा आप पर। जी हाँ, काफी टफ है ये इलेक्शन, काफी टफ है, बट पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, संगठन बहुत उत्साहित है, इसलिए दिक्कत नहीं है। पार्टी बहुत स्ट्रांग बेस है। राजेश्वर जी, जनरली हम नेताओं को देखते हैं जो राजनीति में, पारंपरिक राजनीति में रहे हैं, उन्हें एज अ पॉलिटिशियन देखते हैं। अभी आपका चेहरा एज अ पॉलिटिशियन हम लोगों को समझ पाने में कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि ये चेहरा जब वर्दी में लोग देख रहे थे, एक सुपर कॉप यहाँ पर मान रहे थे और आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जा रहा था, ये इमेज ट्रांसफॉर्म हो पाई है आपकी? जी बिल्कुल हो गई है। पब्लिक जान भी रही है, सबसे मिल भी रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ। पहले कानून इन्फोर्समेंट कराते थे, अब कानून बनाने में जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अनुभव है, उसका इस्तेमाल करेंगे अच्छे कानून बनाने के लिए। पहले अपराधियों को जेल भेजते थे, मैंने देखा खाली जेल भेजने से एक को भेजिए दूसरा आ जाता है, एक माफिया को बंद कीजिए दूसरा आ जाता है, एक भ्रष्टाचारी को बंद कीजिए दूसरा। तो ऐसे कानून चाहिए हमें कि माफिया, भ्रष्टाचारी ये राजनीति में ना रहे। राजनीति में स्वच्छ लोग रहने चाहिए, साफ लोग रहने चाहिए। मैं आज राजनीति से ज्यादा ये सब भी पहलू आपसे समझना चाहूंगी राजेश्वर जी। तो आपके साथ चलते हैं और आपका सफर दर्शकों को समझाते हैं कि ये प्रशासन से शासन की तब्दीली आपकी कैसे हुई है। तो आपके साथ चलें हम आज का दिन व्यतीत करने के लिए। तो राजेश्वर जी का आगे का कार्यक्रम कैसा होता है, वो यहाँ से अपने कार्यालय जाएंगे, वहां से अपने लोगों के बीच उतरेंगे, ये पूरा जो उनका आज दिन भर की दिनचर्या होगी वो हम आपके सामने रखेंगे हमारे शो रिपोर्टर बाइक वाली में। राजेश्वर जी के जो दिन भर का कार्यक्रम का दौर है वो शुरू हो चुका है और दिन की शुरुआत वो कैसे करते हैं ये आपको दिखाएंगे। अपनी बुलेट तो मैंने साइड में पार्क कर दी है और अब राजेश्वर जी के साथ उनके गाड़ी में बैठकर उनसे कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। जनता ये जानना चाह रही है कि हमने अब तक कई नेता देखे, उत्तर प्रदेश ने बड़े बड़े नाम दिए हैं, लेकिन राजेश्वर सिंह एक ऐसा नाम है जो अब तक लोगों को प्रशासन में नजर आता था, जो वर्दी में नजर आता था, जो एक ऐसा रौबदार नाम था जिन्होंने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ाए, उनको जेल भेजा। इस नाम के बारे में वो जानना चाहते हैं कि कौन है राजेश्वर सिंह, आपका सफर कैसे शुरू हुआ, आपकी जो पहले की बातें करें हम, सर्विस से पहले लखनऊ का सफर, सब आप हमें बताइए। मैं लखनऊ में ही पैदा हुआ। आई वॉज बॉर्न इन लखनऊ, आई स्टडीड इन लखनऊ। मैंने इंटरमीडिएट लखनऊ से ही किया, कॉलवन तालुकेदार कॉलेज से। उसके बाद मैंने आईआईटी धनबाद से इंजीनियरिंग करी।
देन आई अपीयर्ड इन द सिविल सर्विसेज, फिर मैं पुलिस ज्वाइन करी। माय फादर वाज आल्सो अ पुलिस ऑफिसर, फादर भी मेरे पुलिस में ही थे और वो भी बहुत समय तक लखनऊ में पोस्टेड रहे हैं। ही वाज डीआईजी, यहाँ पे एसपी भी थे। ही वाज सीओ सिटी आल्सो। मैं भी पुलिस में यहाँ पोस्टेड था। आई वाज सीओ गोमती नगर, लुकिंग आफ्टर क्राइम ब्रांच, लुकिंग आफ्टर ट्रैफिक, लुकिंग आफ्टर महानगर एरिया, लुकिंग आफ्टर वेरियस एरियाज। तो उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में बिफोर आई टुक माय रिटायरमेंट से पहले मैं जॉइंट डायरेक्टर यूपी था। आई वाज लुकिंग आफ्टर यूपी ओनली। पुलिस में बहुत ही अच्छा करियर था। इट वाज अ वेरी सेटिस्फैक्टरी करियर इन पुलिस। पुलिस में काफ़ी माफियाओं को जेल भेजा, डिफरेंट इनकाउंटर्स में काफ़ी क्रिमिनल्स मारे गए, बहुत मारे गए। तो आई डिड वट एवर आई कुड डू। लखनऊ में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आई डिड वट एवर इट कुड बी डन। फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी बहुत अच्छा मेरा टेन्योर था। वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी सेटिस्फाइंग। लखनऊ से आपका टेन्योर बहुत अच्छा था और आप बता रहे हैं कि आपका सफर भी शुरू यहीं से हुआ, लखनऊ से, और साथ ही लखनऊ के लिए अब वो किस तरह से काम करते हैं अगर यहाँ से बीजेपी की तरफ से जीतते हैं और विधायक बनते हैं। जितने बड़े घोटाले हमने पिछले कुछ सालों में सुने हैं, ईडी की जांच हुई है और उसमें जांच आपके द्वारा की गई। आपको ऐसे कौन कौन से बड़े घोटाले इंटरेस्टिंग जो याद आते हैं और किस किस में आपने कैसे काम किया? नहीं, बहुत किए। लखनऊ, दिल्ली में मैं पोस्टेड था ईडी में, चाहे ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम हो, चाहे एयरसेल मैक्सिस हो, जिसमें द देन फाइनेंस मिनिस्टर श्री चिदम्बरम, उनका नाम आया था। देन ही हैड टू गो टू जेल। उनके बेटे भी उसमें जेल गए। फिर मारन्स ने, बहुत बड़ा जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, दयानिधि मारन, कलानिधि मारन, उनके भी एसेट्स अटैच हुए। फिर अभी कुछ चीफ मिनिस्टर्स हैं, एक चीफ मिनिस्टर झारखंड थे, उनके एसेट्स हम लोगों ने अटैच किए, उनको अरेस्ट किया था। वहाँ के काफ़ी मिनिस्टर्स को, झारखंड में बहुत मेजर करप्शन स्कैम्स थे, माइनिंग लीजेस को अलॉट करने के लिए, वी डिड लॉट दे। फिर अभी कुछ चीफ मिनिस्टर्स हैं, जगन रेड्डी वगैरह, इनके यहाँ के बहुत हम लोगों ने स्कैम्स इन्वेस्टिगेट किए। एंड आई थिंक इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ईडी हैज अटैच्ड द एसेट्स। एग्जैक्ट, तो वी हैव डन लॉट। मैंने इसीलिए कहा द टेन्योर इन ईडी वाज वेरी सेटिस्फाइंग। फिर मुझे लगा कि अब मैंने ये एनफोर्समेंट, एक को बंद कीजिए दूसरा आएगा, दूसरे को बंद कीजिए तीसरा आएगा। आई शुड कंट्रीब्यूट मोर इन मेकिंग गुड लॉज, कि इस तरह के स्कैम्स कंट्रोल में आए। प्लस ये जो स्कैम वाले हैं, इनके घर वाले कभी चुनाव लड़ रहे हैं, कभी ये खुद लड़ रहे हैं, ये कंट्रोल होना चाहिए। इंडिया डजंट डिजर्व्स इस तरह के पॉलिटिशियंस। इंडिया डजंट डिजर्व्स। आप लोग, ये लोग पार्टियां, समाजवादी पार्टी जैसे, टू स्टार्ट विद इन यूपी, जितने लोगों पे मुकदमे हैं इनके, जो जेल में है, सबकी फैमिलीज को टिकट दे रखा है, विच इज़ नॉट गुड। ये पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं है, स्टेट के लिए ठीक नहीं है, आने वाली जनरेशन्स के लिए ठीक नहीं है। ऐसा एक ट्रेंड आ गया था, मैं पुलिस में था, मैं देखता था माफियाओं को यूथ रोल मॉडल मानने लगा था। ये बहुत ही शॉकिंग रहता था। इट वाज वेरी सैड ऑल्सो कि माफिया जो है काली गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं, बंदूकें बाहर निकली हुई हैं, जो भी कर दे, कुड गेट अवे बाय डूइंग एनीथिंग। तो यूथ उन्हें रोल मॉडल मानने लगा था, इन अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को, इस तरह के जो माफिया थे, विच वॉज बैड। तो आई थॉट कि अब हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस तरह के माफिया रूट आउट हो, अदरवाइज इनका ये ठीक नहीं है, दे आर नॉट गुड। बात सपा की कर लेते हैं, जो आपके यहाँ प्रमुख कंटेंडर माने जा रहे हैं। रिवर फ्रंट घोटाले में भी आपने अखिलेश यादव के खिलाफ जांच बिठाई? चल रही, बहुत जांचें चल रही। रिवर फ्रंट घोटाले में इन लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे, उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने इनके इंजीनियर्स को, ऑफिसर्स को पैसा दिया है। तो इंजीनियर्स अभी सारे जेल में हैं, पैसा अटैच हुआ है, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस चल रहा है। तो मेरा इसलिए बहुत ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। तो राजनीति में जब आते हैं तो यहाँ से सपा से लड़ाई आपको कितनी मुश्किल या आसान लगी है? कोई लड़ाई नहीं है। समाजवादी पार्टी जो विचारधारा लेके लड़ रही है, इट्स अ फाइट ऑफ आइडियोलॉजी। जो विचारधारा लेके लड़ रही है, माफियाओं को राजनीति में लाने की विचारधारा, परिवार को राजनीति में लाने की विचारधारा, अपने वंश को राजनीति में लाने की विचारधारा, एक सांप्रदायिक विचारधारा, कहती है पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। वो पाकिस्तान जिसने इंडिया पे 4 बार अटैक किया, 4 अटैक में 47, 1965, 1971, फिर कारगिल वॉर, हजारों सैनिक मारे गए, कहते हैं वो महज हमारा राजनीतिक दुश्मन है पाकिस्तान। मतलब ये सोच, इट इज़ अ पॉलिसी, वो अपीजमेंट के लिए की, दे वांट टू शो कि एक समुदाय को अपीज करने के लिए वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। तो दिस आइडियोलॉजी इज नॉट गुड। मेरा ये कहना है, ये चीज़ें ठीक नहीं। इतना पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट टू गेट वोट्स, टू गेट पावर इज नॉट गुड। ये ठीक नहीं है। ऐसी विचारधारा को हमें रूट आउट करना है, पॉलिटिक्स से हर हालत में रूट आउट करना है। आपकी, हमारी, सबकी विचारधारा है राष्ट्र प्रथम की, हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है।
फॉर कंट्री वी कैन गिव आवर लाइव्स, उनके लिए एक रिलीजन फर्स्ट है। ये उस रिलीजन को अपीज करने के लिए कुछ भी कर सकते क्या हैं। ये राष्ट्रवाद का ही जो बीजेपी का नारा है, ये वजह थी कि आपने अपना इतना गोल्डन करियर 10 साल यूपी पुलिस, उसके बाद ईडी के साथ आपका सफर, वो छोड़कर ये सोचा कि अब बीजेपी के साथ आप बदलाव करेंगे? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कंट्री के लिए ही करना है आपको। यहाँ आप दो दो आदमी को जेल भेजते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। समबडी हैज टू टेक फॉरवर्ड द फाइट। अब मेरा इतना एक्सपीरियंस था कानून का इन्फोर्समेंट करने में, फिर लॉ की मैंने पढ़ाई भी करी, तो मुझे लगा आई विल बी इन अ पोजीशन टू कंट्रीब्यूट बेटर इन मेकिंग गुड लॉज। अच्छे कानून बनाने में मैं ज़्यादा मददगार होऊंगा और जनता के लिए करना चाहिए। इन्फोर्समेंट बहुत कर लिया, डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। युवाओं के लिए मेरी बहुत इच्छा है। आई वांट टू सी एवरी यूथ हैप्पी। यूथ को मुझे आगे ले जाना है, इनको रिसोर्सेज अवेलेबल कराने हैं, इनको स्कॉलरशिप्स दिलानी है, इनको स्किल डेवलपमेंट कराना है, सो दैट दे कैन राइज। एवरी यूथ, हर युवा चाहता है अपने परिवार के लिए कुछ करे, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करे, समाज के लिए कुछ करे, बट उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। सो आई वांट टू गिव देम रिसोर्सेज, उनको अवेलेबल कराना है। गवर्नमेंट की इतनी अच्छी स्कीम्स चला रखी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उन स्कीम्स को आगे बढ़ाना है, लोन्स दिलाने हैं, स्किल डेवलपमेंट कराना है और उनके बिजनेसेस सेटअप कराने हैं, एम्प्लॉयमेंट दिलाना है। नो डाउट युवाओं के लिए आप कई बार कह चुके हैं कि आगे का भी आपका जो रोड मैप होगा वो उनकी तरक्की, उनके विकास के लिए होगा। सवाल ये है कि 5 साल तक तो योगी जी थे भी, सबसे बड़ा वोट बैंक जो यूपी का है वो युवा नाराज है, वो युवा आज नौकरी के लिए तरस रहा है। नहीं, युवाओं को नौकरी बहुत मिली है। 4.5 लाख से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, 4.5 लाख 5 लाख से ज़्यादा संविदा पे मिली, 1 करोड़ से ऊपर स्वरोजगार में मिले। काम बहुत हुआ है। एक तो वैश्विक महामारी थी, कोरोना पीरियड था, बट बहुत इम्पार्शियल तरीके से मिली है। पहले जितने रॉटन सिस्टम योगी जी को मिला कि जितना युवा इम्तिहान देता था, पब्लिक सर्विस कमीशन में भ्रष्टाचार था, सारी भर्तियां रद्द होती थी, 86 लोग भर्ती हुए पीसीएस पीपीएस में, एक ही कास्ट के, एक ही गांव के आसपास के। ये गलत हो रहा था कि उनके टाइम में समाजवादी पार्टी के, तो उसको सिस्टम को रूट आउट करने में टाइम लगता है। अब बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है, फेयर एग्जाम्स होते हैं और जो युवा इम्तिहान मेरिट पे दे रहा है, मेरिट बेस्ड हो गया है। शिक्षा माफिया, नकल माफिया उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया है। पहले युवा की ये हालत थी समाजवादी पार्टी के समय कि शिक्षा माफिया इतना हावी था कि युवा डिग्री लेके घूमता था, उसकी डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं थी। सब जानते थे उत्तर प्रदेश से आया है, नकल करके पास हुआ होगा, उसमें युवा की क्या गलती? उस बेचारे का तो 5 साल वेस्ट हुआ एग्जाम देने में, रिजल्ट आया बेईमानी का जिसको हाई कोर्ट ने बाद में रद्द किया। डिग्री जो उसको मिली, उस डिग्री के ऊपर क्वेश्चन मार्क है इंडिया भर में, उसको लेके आपको ना नौकरी मिल रही है, ना आपको कोई काम करने को मिल रहा है। युवाओं के साथ बहुत धोखा हुआ, युवाओं के साथ अच्छा नहीं हुआ। तो अब योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, युवाओं को निष्पक्ष तरीके से नौकरियां मिल रही हैं, स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, दे आर डूइंग वेरी वेल। ये सीट सरोजनी नगर इतना विवादों में इतनी दिलचस्प क्यों हो गई? और घर की लड़ाई में कहते हैं बाजी तीसरा मार गया, वो राजेश्वर सिंह है। देखिए, ये तो पार्टी का डिसीजन है। पार्टी ने जहां से टिकट दिया मैं वहां से लड़ने आ गया, तो ये तो पार्टी का डिसीजन है। आई ऑलवेज फील ऑर्गेनाइजेशन एक जो है वो बड़ा होता है इंडिविजुअल से, तो पार्टी को यहाँ के लिए ये सूट किया तो उन्होंने मुझको लड़ाया, तो मैं अपनी पूरी मेहनत से, पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ रहा हूँ। और स्वाति सिंह की नाराजगी का क्या? नहीं, वो नाराजगी नहीं है, वो समर्पित कार्यकर्ता हैं और वो हमारी मदद कर रही हैं और वो बहुत मनोयोग से मदद कर रही हैं और मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छा परिणाम रहेगा। यहाँ हर आदमी, हर कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह बन के चुनाव लड़ रहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेगी। 1 लाख वोटों से सरोजनी नगर सीट से राजेश्वर जी का दावा है कि वो यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। हालांकि इस बार की लड़ाई बहुत दिलचस्प भी हो गई है यहाँ पर, क्योंकि अखिलेश यादव ने अभिषेक मिश्रा को इसलिए उतार दिया क्योंकि इस सीट को हल्के में नहीं जाने दे सकते थे वो, स्पेशली अब जब बीजेपी ने भी दांव राजेश्वर सिंह पे खेला हो। इसका क्या जवाब है? देखिए, समाजवादी पार्टी कास्ट और रिलीजन अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है, तुष्टिकरण की करती है। वो वोट बैंक देखती है कि किस कम्युनिटी का कितना वोट है, किस कास्ट का कितना वोट है, किस रिलीजन का कितना, धर्म का कितना वोट है, वही करती है। वो राजनीति ठीक नहीं है। राजनीति हमें विकास की करनी है और इन चीज़ों से उठ के करनी है। माँ माँ होती है, बेटी बेटी होती है, युवा युवा होता है, उसकी कोई धर्म जाति कोई वर्ग नहीं होता। हमें सबका निष्पक्ष भाव से विकास करना चाहिए और उसी विचारधारा को लेके आगे चलना चाहिए। समाजवादी पार्टी की ये वोट बैंक की विचारधारा, तुष्टिकरण की विचारधारा,
और इसी तरह से जाति में तोड़ना उत्तर प्रदेश को, फिर जोड़ के और चुनाव लड़ना, ये ठीक नहीं है। मतलब लॉन्ग रन के स्टेट के लिए ठीक नहीं है, किसी के लिए, समाज के लिए ठीक नहीं है, कंट्री के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए मुझे कहीं कोई फाइट नहीं दिखती है। पब्लिक इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुकी है कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। इससे पहले ये सब मिलके लड़े थे, सपा, बसपा, लोकदल। पिछले चुनाव में सपा की सीट आई 5। तो ऐसा नहीं है, पब्लिक सब जानते हैं, पीपल अंडरस्टैंड कौन कितना जेन्युइन है, क्या है। अगर लोग यही समझ रहे हैं तो जो एक शख्सियत अब तक खाकी में लोगों के सामने जिनके सामने सल्यूट के लिए हाथ उठते थे, वो अब खादी में लोगों के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, तो क्या रिस्पांस मिलता है? बहुत अच्छा है। अभी आप देखिए, अब मैं आ गया हूँ, मंदिर आ गया हूँ, आप देखिए, यू विल सी द रिस्पॉन्स। अब आप हमारे साथ ट्रेल कर रहे हैं, पीपल आर वेरी एंथुजियास्टिक, बहुत खुश हैं। तो राजेश्वर सिंह जी हमारे साथ हैं, हम अभी भी इनके साथ कुछ वक्त और बिताएंगे। मंदिर जा रहे हैं वो, इस तरह से उनका जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, तो आपको मंदिर के अंदर लिए चलते हैं, उसके बाद उनसे बातचीत का सिलसिला फिर शुरू करेंगे। राजेश्वर सिंह जी जब मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं तो बाहर राजेश्वर भैया के नारे लगते हैं और साथ ही जय श्री राम की गूंज सुनाई देती है। ऐसे में लोगों के लिए यहाँ पर क्या मुद्दा होगा, ये भी उन लोगों से समझते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राम प्रकाश शुक्ला। राम प्रकाश जी, क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ पर? राजेश्वर, हमारे मुद्दे पर राजेश्वर के विकास के लिए है और गुंडागर्दी खत्म करने के लिए है। इस सरोजनी के क्षेत्र में बहुत बड़ी गुंडागर्दी है और जो सपा सरकार में हम लोग का रहना मुश्किल हो गया था, और राजेश्वर भैया हम लोग खत्म मुक्त करेंगे, इसलिए हम राजेश्वर भैया का सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। हाँ, जय श्री राम भी है हम लोग का। जय श्री राम, जय श्री राम। आप राम के नाम पर भी आप उनको वोट राम के नाम पर भी वोट दे रहे हैं, गुंडागिरी के भी नाम पर वोट दे रहे हैं, विकास के नाम पर भी वोट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? पंकज सिंह। पंकज जी, जो राम को लाया आप उनको लाएंगे, विकास को चुनेंगे, या क्या मुद्दा होगा? तीनों मुद्दे रहेंगे। और सर वैसे भी जो एक आईपीएस अधिकारी है, सरकारी अधिकारी से आए हुए हैं, सारी सरकारी प्रक्रिया वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो सर बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट हैं और इस विधानसभा के लिए उन्होंने बोला है कि काफी जो है बढ़िया, इसको यूपी की सबसे बढ़िया विधानसभा बना जीतेंगे 101%। तो आप देखिए, राजेश्वर जी अब मंदिर में दर्शन करके अपने कार्य क्षेत्र के लिए, जनसंपर्क के लिए निकले हैं। आगे भी उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे, समझेंगे कि यहाँ के मुद्दे उनके हिसाब से क्या कुछ होने वाला है। सरोजनी नगर के इस इलाके में किन मुद्दों के साथ जनता के बीच उतर रहे हैं राजेश्वर जी, ये उनसे हम जानेंगे। सरोजनी नगर के मुख्य मुद्दे क्या होंगे? देखिए, डेवलपमेंट करना है और बाकी कोई मुद्दा नहीं है मेरे लिए। युवाओं का विकास करना है, बिजली, पानी, सड़क तो वैसे ही जनप्रतिनिधि को ठीक करना चाहिए, ये तो उसका दायित्व है, कर्तव्य है। इस इलाके के, क्योंकि शहरी क्षेत्र के मुद्दे जो हैं वो अलग होते हैं। बोलने की मैं स्थिति में नहीं हूँ, हर मुद्दे को डिस्कस करना ये पॉसिबल नहीं होगा अभी। राजेश्वर जी, जनता से जो रिस्पांस मिल रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा है, जनता बहुत प्रसन्न है, जनता बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है। तो राजेश्वर जी जनसंपर्क कर रहे हैं, और क्योंकि अभी ये नए नए नेता बने हैं तो ऐसे में कह रहे हैं कि उन्हें बोलने में भी दिक्कत हो रही है, जनसंपर्क करना पड़ता है, सुबह से शाम तक रैलियां करनी पड़ती है और हजारों लाखों लोगों से संवाद करना होता है। देखेंगे कि इस बार सरोजनी नगर की जो ये राह है वो बीजेपी के लिए कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।